अब इंस्पेक्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जो कि समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है सप्रेशन। सप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब ये सप्रेशन क्या है, सप्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। सप्रेशन का मतलब सबसे पहले कहता है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B में कहता है मुझे अपनी सेल दिखानी है। ठीक है सर, मुझे अपनी जीएसटीआर 3B में सेल दिखानी है, मैंने दिखाई नहीं, मैंने दिखाई नहीं। क्या कहता है, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। जीएसटीआर 3B में वो चीज रिक्वायर्ड थी, मैंने दिखाई नहीं। क्या वो सप्रेशन है? द आंसर इज यस, वो सप्रेशन है। कई लोग समझते हैं कि सप्रेशन मतलब छुपाना होता है, सिर्फ छुपाना। सर सप्रेशन का मतलब सिर्फ छुपाना नहीं होता है या सिर्फ दबाना नहीं होता है। सप्रेशन की डेफिनेशन आप पढ़िए तो बहुत वाइड डेफिनेशन है। वो कहती है अगर जीएसटीआर 1 में हमने आपसे कुछ मांगा या 3B में आपसे कुछ मांगा, आपने वो नहीं दिया, वो डिक्लेयर नहीं किया, तो वो भी सप्रेशन मान लिया जाएगा। या फिर आपके ऑफिसर ने कुछ चीज राइटिंग में मांग ली, आपको नोटिस भेजा, आपने वो इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो ये दो केस में वो चीज को सप्रेशन मान लिया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है लॉ की इंटरप्रिटेशन की सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि आगे इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये दो चीज सप्रेशन मान ली जाती है। आलोक जी के अनुसार आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या? सर बिल्कुल अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, हर रात को हम अपडेट करते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम अपडेट करते रहते हैं। नारायण जी थैंक यू। चलिए अब समझते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि पहले मैं सब आपको मतलब समझा दूंगा, जैसे हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में किया वैसे ही सर्च एंड सीजर में करेंगे। पहले उन चीजों का मतलब समझ लेते हैं जो चीज ये यूज होने वाली है, क्योंकि फिर आप खुद ही मुझे समझाएंगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा। प्लेस ऑफ बिजनेस, अब वर्ड से अगर देखा जाए तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या लग रहा है सर? प्लेस ऑफ बिजनेस लग रहा है कि जहां पे मैं अपना बिजनेस करता हूं। ठीक है, नहीं। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन। ये तो सबको पता है कि जहां से मैं अपना धंधा कर रहा हूं, जहां से मैं अपनी दुकान चला रहा हूं, वो तो प्लेस ऑफ बिजनेस होगी ही। अ वेयर हाउस, अ गोडाउन, सर इसमें वेयर हाउस भी आ जाएगा, गोडाउन भी आ जाएगा, जहां पे वो अपना माल रखता है। तो कई लोगों को ये लगता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दुकान है, नहीं। प्लेस ऑफ बिजनेस में आपका गोडाउन भी आ जाएगा, आपका जहां वेयर हाउस है वहां जहां सामान भी रखा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना। अब दूसरी चीज, मेरे को बहुत सवाल आते हैं, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस में मेरा घर आ जाएगा? बताइए सर, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, यस या नो। सवाल मेरा यह है कि मान लीजिए क्या प्लेस ऑफ बिजनेस में मेरा घर आ जाएगा, हाँ या नहीं? बताइए, क्या प्लेस ऑफ बिजनेस में मेरा घर आएगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यही तो मजा है सर, लॉ को जब समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं, तभी मजा आता है, तभी तो इंटरप्रिटेशन में मजा आता है। नासिर जी कह रहे नहीं आएगा, नितिन जी कह रहे नहीं आएगा, सब लोग कह रहे नहीं आएगा। अभी मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा सर। ठीक है, ये डेफिनेशन आप जब समझ लेंगे तब मजा आएगा। अब समझिए, चलिए अब चैट को रोक दीजिए, मैंने सबकी चैट पढ़ ली, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। चलिए अब देखते हैं, कहता है अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खतरनाक पॉइंट है सर, बहुत खतरनाक पॉइंट है। अब मान लीजिए मेरी बुक्स अकाउंट घर पे पड़ी हुई है, सर मैं बिजनेस तो कर रहा हूं शॉप पे, मेरी जो किताबें हैं, मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पड़ी है घर पे। क्या मेरा घर प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया? हो गया सर, हो गया सर। आप समझिए, गुड्स तो संजय जी गुड्स तो रखे हैं वो तो हो ही जाएगा, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखें तो भी हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 कह रहा है कि अगर जहां पे भी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं वो हो जाएगा। पराग जी कह रहे हैं अगर घर से व्यापार नहीं हो रहा, बिल्कुल सही सर, लेकिन इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, तो वो जरा खतरनाक पॉइंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको प्लेस ऑफ बिजनेस बताया। तीसरा कहता है प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट। ठीक है, एजेंट के अगर थ्रू है तो भी वो मान लिया जाएगा। अब हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ ली है, अब समझते हैं इंस्पेक्शन क्या है और कौन कर सकता है। तो सबसे पहला है इंस्पेक्शन को ऑथराइज कौन कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा लॉ कहता है वो कहता है भैया या तो जेसी ऑथराइज करेगा, जॉइंट कमिश्नर साहब करेंगे, या फिर उनसे ऊपर कोई करेगा, उनसे नीचे का कोई बंदा इंस्पेक्शन को ऑथराइज नहीं कर सकता है। ओनली जेसी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, नो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी। ठीक है, अब तीन सवाल मेरे एक साथ हैं,
तीनों सवाल का मैं एक साथ जवाब, अभी तो सर मैं सारे जवाब दूंगा ना, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इतने इसलिए एक्टिव हो गए हैं कि रजत जी हमसे सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं दे पाते। गुलिस्ता जी अगर कनेक्शन प्रॉब्लम है तो प्लीज रिकनेक्ट दबा दीजिए, मेरी साइड से बिल्कुल सही चल रहा है सर, ठीक है। इन व्हाट केसेस इंस्पेक्शन कैन बी कंडक्टेड, पहला सवाल, इंस्पेक्शन किस केस में हो सकता है। दूसरा सवाल, इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं। और तीसरा सवाल है, इंस्पेक्शन कौन करता है। ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों सवालों का जवाब अब हम यहां पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कहता है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब कि जो जेसी है हैज रीजंस टू बिलीव। अब ये रीजंस टू बिलीव बड़ा खतरनाक शब्द है सर। रीजंस टू बिलीव पे इतनी डिबेट हुई है, इतनी रूलिंग आई है, मैं बता नहीं सकता, कभी AA की आई, कभी AAR की आई। तो रीजंस टू बिलीव बड़ा खतरनाक शब्द है। रीजंस टू बिलीव में, अब रीजंस टू बिलीव का अगर मतलब देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि सर मुझे लगता है, क्या ये रीजंस टू बिलीव है। तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। फिर कहता है, अ टैक्सेबल पर्सन है सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, या तो नोटिस आया आपने जवाब नहीं दिया, या फिर आपने जो चीज मांगी गई 3B R1 में वो आपने डिक्लेयर नहीं करी, ठीक है। क्या सप्रेस किया, एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये चीज ट्रांजैक्शन सप्रेस करी। या फिर आपने कोई माल छुपाया, आपने कोई माल छुपाया, भैया आपका जो स्टॉक था वो आपने पूरा नहीं दिखाया, 2 नंबरी करी। या फिर आपने जो ITC था वो ज्यादा क्लेम कर लिया, ठीक है। देखिए लॉ को बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, ये बहुत मुश्किल लॉ है। अगर आप वैसे नोटिफिकेशन देखेंगे या एक्ट देखेंगे सर आप बोर हो जाएंगे। बहुत सरल शब्दों में आज समझ रहे हैं। तो या तो ITC ज्यादा क्लेम कर लिया, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई, या स्टॉक नहीं दिखाया, या फिर आपने कोई भी ऐसी हरकत कर दी जो प्रोविजंस के खिलाफ थी और आप इवेड टैक्स कर रहे हैं। इवेड मतलब टैक्स की चोरी करना चाह रहे हैं, जो आप इंडल्ज हुए हैं, आप उसमें भागीदारी कर रहे हैं, तो फिर इस केस में आपका इंस्पेक्शन हो सकता है, ठीक है। कौन करेगा सर, अभी वो बता देंगे। ऑथराइज करता है जेसी, उससे नीचे का बंदा ऑथराइज नहीं कर सकता है। और कब हो सकता है, ऐसे केस में हो सकता है। दूसरा केस क्या कहता है, एनी पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ध्यान से समझिए, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और एन ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस। अब एग्जांपल देता हूं सर, मैं एक C&F हूं। C&F समझते हैं, C&F होता है जैसे रिफाइंड ऑयल है, तो रिफाइंड ऑयल की कंपनियां क्या करती हैं, उनको कैरिड एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बना देती है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, C&F बोलते हैं उसे। तो ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस, अब मैं एक वेयर हाउस का ऑपरेटर हूं, ओनर हूं, क्या इंस्पेक्शन हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है सर। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं, तो भी इस पे इंस्पेक्शन हो सकता है, ठीक है। कब हो सकता है, मैं कुछ ऐसा सामान रख रहा हूं जिसपे टैक्स नहीं दिया हुआ, मैं अपने वेयर हाउस में कुछ ऐसा सामान रख रहा हूं जिसमें टैक्स नहीं दिया हुआ, एस्केप्ड पेमेंट ऑफ टैक्स है। या फिर कुछ ऐसा कर रहा हूं, या कुछ ऐसे गुड्स रखे हुए हैं जिससे टैक्स की चोरी हो सकती है आगे भी जाके, ठीक है। इन 2 केसेस में इन पर भी इंस्पेक्शन हो सकता है, किसी भी गोडाउन में, किसी भी वेयर हाउस में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर टॉपिक सर्च एंड सीजर है, समझा रहे हैं इंस्पेक्शन, ये भी समझना बहुत जरूरी है, वो आगे बताऊंगा क्यों। अब कहते हैं इन 2 केसेस में, मतलब कब इंस्पेक्शन हो सकता है वो हम समझ लिए हैं, कौन ऑथराइज करेगा वो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कैसे होगा। वो ऑथराइज करेगा किस फॉर्म में, फॉर्म GST INS 101, इस फॉर्म में वो ऑथराइज करेगा। किसे ऑथराइज करेगा, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स। जेसी ऑथराइज करेगा INS 01 में, किसे ऑथराइज करेगा, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। फंस गए सर, फंस गए। आप समझ रहे हैं, आप, मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन क्यों समझाई थी आपको, इसलिए समझाई थी, क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी जगह जो प्लेस ऑफ बिजनेस हो। अब प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। फंस गए सर। तो इसीलिए जब छापे पड़ते हैं, जब रेड पड़ती है, इंस्पेक्शन होता है, तो लोग कहते हैं घर में छापा कैसे मार दिया, ऐसे मार दिया सर। लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स घर में रखी हुई हैं वो प्लेस ऑफ बिजनेस है, और प्लेस ऑफ बिजनेस पे साफ साफ इंस्पेक्शन मार सकते हैं। किस किस की प्लेस ऑफ बिजनेस पे, टैक्सेबल पर्सन, पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और द ओनर, मालिक पे भी मार सकते हैं, या फिर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, जो ऑपरेट कर रहा है गोडाउन या वेयर हाउस को, या और एनी अदर प्लेस, किसी पे भी प्लेस पे भी मार सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है समझना कि इन सब जगहों पे इंस्पेक्शन हो सकता है। तो जो 3 सवाल थे, मैंने तीनों सवाल का आपको जवाब स्क्रीन पर दे दिया है, इंस्पेक्शन हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है।
अब आता है सर्च एंड सीजर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट और मेंटेन, अमित गर्ग जी का सवाल है। मैं पीछे आ जाता हूँ, ये देखिए, अब कहते हैं अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अमित गर्ग जी मुझसे पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं सर बुक्स ऑफ अकाउंट रखना और मेंटेन करना बहुत अलग चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वर्ड है मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस प्लेस पे वो मेंटेन कर रहा है। इस केस में मैंने जो एग्जांपल दिया था, शायद मेरे से कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन फिर मैं रिपीट कर देता हूं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आप घर में कर रहे हैं तो ही वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। लॉ में लिखा सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इंस्पेक्शन की बात करी, अब आते हैं सर्च एंड सीजर पे। सबसे पहला सवाल है हु कैन ऑथराइज सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67। तो वही कहता है कि जेसी ऑथराइज कर सकते हैं और कोई ऑफिसर जो इनसे नीचे है वो ऑथराइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से 3 सवाल आ गए, किस केसेस में सर्च एंड सीजर हो सकता है, इसका स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन क्या होगा, भैया क्या क्या चीजें चेक करेंगे, क्या वो मेरी तिजोरी खोल के देख लेंगे, राइट। सवाल आते हैं सर, क्या वो मेरा पलंग फाड़ के देख लेंगे, क्या वो मेरा गद्दा फाड़ सकते हैं, बहुत ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। नितिन कुमार भारद्वाज जी कह रहे हैं अगर बुक्स एडवोकेट्स के प्लेस पर मेंटेन अरे सर, नितिन जी का सवाल आया है कि सर अगर एडवोकेट के प्लेस पर ही बुक्स मेंटेन हो गई तो फिर मेरे यहाँ भी छापा लग जाएगा क्या। सर अगर मैं लॉ की लैंग्वेज देखूं तो अगर जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं उसे प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया गया है, और अनफॉर्चुनेटली प्लेस ऑफ बिजनेस भी उसमें आ जाता है। तो सर मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हो सकता है सर, ठीक है। तो मैंने लॉ बताया सर, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लॉ मैंने बताया आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये 3 है हमारे सामने, अब इन सवाल का जवाब समझते हैं। पराग सिंगल जी कह रहे नहीं, पराग जी मैं इसलिए कोई अपना ओपिनियन इस चीज पे नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए लॉ में क्या लिखा है, प्लेस ऑफ बिजनेस में लिखा है जिस प्लेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, और उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे इंस्पेक्शन हो सकता है, वो भी लॉ में लिखा है। तो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं सर आपके सवाल का जवाब क्या है। अब इन 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला समझते हैं, इसमें रूल लगता है 139 और सेक्शन लगता है 67, ठीक है। जेसी ऑथराइज कर सकता है, वो मैंने बता ही दिया। अब ये कब कर सकता है, ये ध्यान से समझिए, या तो इंस्पेक्शन करा हुआ हो। सर्च एंड सीजर किस केस में हो सकता है, ध्यान से समझिए, सिर्फ 2 केस में रेड पड़ सकती है, सर्च एंड सीजर हो सकता है, या तो उसने इंस्पेक्शन करा था और अदरवाइज हैज रीजंस टू बिलीव, 2 केसेस में हो सकता है, पहले इंस्पेक्शन हुआ तो सर्च एंड सीजर हो सकता है उसके बाद, या फिर डायरेक्ट भी सर्च एंड सीजर हो सकता है अगर रीजंस टू बिलीव हो। अब ये रीजंस टू बिलीव फिर से बड़ा खतरनाक शब्द है, ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा। राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस एंड इफेक्टिव मीटिंग, एग्जैक्टली सर, दोनों तरफ से सेशन चलना चाहिए तभी मजा आता है। चलिए, कहता है क्या रीजंस टू बिलीव हो, किस केसेस में सर्च एंड सीजर हो सकता है, समझना जरूरी है। पहला केस, एनी गुड्स लाइबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आ गया सर, टैक्स इनवॉइस, चालान, बिल्टी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी सीज हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। एनी गुड्स लाइबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स, और बुक्स और थिंग्स। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट भी ले जाएंगे क्या, पढ़ लीजिए सर, बुक्स और थिंग्स, थिंग्स भी लिख दिया है, थिंग्स में कंप्यूटर भी आ जाता है सर, थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, तिजोरी भी एक थिंग ही है, थिंग मतलब वस्तु, समझ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे समझते हैं, विच इन हिज ओपिनियन शैल बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर हिज एक्ट, जो भी उसे लगता है कि यूजफुल होगा वो चीज वो कर सकता है, क्या आर सीक्रेटेड, छुपा के रखी हुई है किसी जगह पर, वो दे नहीं रहे हैं। ही मे ऑथराइज इन राइटिंग एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू सर्च एंड सीजर, सिंपल है। एक जेसी कब ऑथराइज कर सकता है, जब उसके पास या तो उसने इंस्पेक्शन करवाया हो या रीजंस टू बिलीव हो कि भैया कुछ गुड्स हैं लायबल टू कन्फिस्केशन, या कुछ कागजात हैं, या कुछ वस्तु हैं, या किताबें हैं, 4 ही चीज मेंशन है लॉ में, वो छुपाई हुई है और वो जरूरी है हमारे उसके लिए तहकीकात के लिए, तो वो फिर अपने सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि भैया सर्च करो और सीज कर लो, या फिर खुद भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शन में क्या लिखा था, वो ऑथराइज कर सकता है, इसमें ये भी लिखता है कि भाई वो खुद भी कर सकता है जेसी। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक छोटा मोटा ऑफिसर आएगा और उसे निपटा देंगे, जेसी भी आ सकता है सर, जेसी भी खुद भी कर सकता है, ठीक है। कन्फिस्केशन मतलब नासिर जी, कन्फिस्केशन मतलब जब्त कर लेंगे सर,
सब जब्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बाय मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ सीजर इन फॉर्म जीएसटी INS 02, तो ये वाला फॉर्म है जिसमें वो ऑथराइज करता है सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को कि भैया सर्च एंड सीजर हो जाए, जिसे आप सर्च वारंट भी कहते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा, या जब भी छापा पड़ता है तो कहते हैं सर्च वारंट दिखाइए। तो ये जो फॉर्म है ये कुछ नहीं है, सर्च वारंट ही एक्चुअली। INS 02, GST INS 02। चलिए, अब सवाल आता है सर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि सीजर ऑफ गुड्स जिसमें हो ही नहीं सकता, सीजर ऑफ गुड्स हो ही नहीं सकता। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है सर, मैं उसमें मान लीजिए गुड सीज ही नहीं कर सकता, इतना भारी है सर, मैं उठा ही नहीं पा रहा उसको, अब क्या करेंगे? तो उस केस में कहते हैं कि भैया प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी सच गुड्स, द प्रॉपर ऑफिसर मे सर्व ऑन द ओनर और द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स एन ऑर्डर, कि भैया एक ऑर्डर दे देंगे, किस फॉर्म में देंगे? INS 03 में दे देंगे कि भाई साहब तुम तब तक इन गुड्स को ना तो वहां से हटा सकते हो, ना तुम उस गुड्स को बेच सकते हो, कब तक? जब तक हमारी तहकीकात पूरी ना हो जाए। तो अगर गुड्स वो सीज नहीं कर पाए तो ये एक ऑर्डर भी दे देंगे कि भैया तुम ना तो इस गुड्स को हटा सकते हो और ना इस गुड्स को बेच सकते हो। ठीक है सर। सीए शिफाली जी कह रही है योर लॉ एक्सप्लेनेशन स्किल इज गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे अप्रिसिएशन मिलता है। तो इसी बहाने मैं एक लिंक भी दे देता हूं आपके स्क्रीन पर, और जो भी आपको रिव्यू देना हो प्लीज जरूर रिव्यू दीजिएगा। मैं स्क्रीन पर आपको लिंक दे देता हूं, मैंने दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज पे प्लीज लिंक रिव्यू जरूर दीजिएगा। आपको वेबिनार कैसा लगा? अगर आप ऑप्टोटेक्स चलाते हैं, ऑप्टोटेक्स कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है सर पढ़ के, इसी बहाने कुछ मोटिवेशन भी मिलती है। और तो ये वाली हमने बात बोली। अब कहता है कि कितनी देर के लिए भैया सीज रहेंगे? सवाल पहले आने शुरू हो जाते हैं, सर क्या पूरी जिंदगी पर सीज रहेंगे? सर सब सवाल आपके यहीं आ जाएंगे, आज सारे के सारे सवाल ले लूंगा मैं, आपके पास कुछ सवाल ही नहीं बचेंगे। कितनी देर के लिए वो गुड सीज रहेंगे? कहता है सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 11, any person has evaded or is attempting to evade the payment of tax, he may for reasons to be recorded in writing seize the accounts, registers or documents, shall grant a रसीद भी दे देंगे, भैया ले भाई ले, मैंने तेरे ये गुड्स आपने सीज करे हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज नेसेसरी। अब यहां तो कोई टाइम ही नहीं दिया सर, क्या लिख दिया? कहते हैं shall retain the same for so long as may be necessary। अब ये क्या शब्द हुए सर, ये समझा दीजिए भैया। ये शब्द कहते हैं कि जितने समय के लिए भी उसको उपयोग में लगेंगे, कि भैया मेरे को तो इतना समय चाहिए, 6 महीने मैं इसको सीज रखूंगा, मैं तहकीकात चलाऊंगा, तो मैं 6 महीने तक भी सीज रख सकता हूं। सर टाइम लिमिट ही मेंशन नहीं है यहाँ तो लॉ में, आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजर की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। लेकिन हाँ, 2 केसेस में टाइम लिमिट दी गई है, वो मैं बता देता हूं। पहला केस क्या है? अब कई बार क्या होता है, ऑफिसर को लगता है कि यार कुछ गुड्स मैंने सीज तो कर लिए, कुछ बुक्स मैंने सीज तो कर ली, मेरे काम की है नहीं, या मेरी तहकीकात में हेल्प नहीं करेंगी ना, मैं उसको मैं रेफर करूंगा, तो वो वाले गुड्स वो आपके छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ सेड नोटिस, ठीक है। 30 दिन में वो आपके गुड्स छोड़ देंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि भैया ये वाले जो मैंने गुड्स सीज करे या किताबें सीज करी ये मेरे अभी काम की नहीं है, तो वो 30 दिन में आपको गुड्स छोड़ देंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए सीजर भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे पास कोई नोटिस आएगा, मेरे पास कुछ नोटिस ही नहीं आया। भाई बताओ तो सही, गुड सीज हो गए तो आगे क्या हुआ, है ना, कार्रवाई हुई तो नोटिस तो भेजो। अब मान लो कोई नोटिस ही नहीं आता, तो मैं कब तक इंतजार करूंगा? तो अब वो समझ लेते हैं। कहता है अगर कोई भी नोटिस नहीं दिया विद इन 6 महीने, मतलब गुड सीज कर लिए और 6 महीने तक अगर आपने कोई भी नोटिस मुझे नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे? द गुड शैल बी रिटर्न्ड, द गुड शैल बी रिटर्न्ड provided that the period of 6 months may be extended by the proper officer for not exceeding 6 months। मतलब कि अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो 6 महीने के बाद मेरे को वो गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे, लेकिन ये टाइम पीरियड फर्दर 6 महीने भी एक्सीड कर सकते हैं, तो टोटल 1 साल बाद मुझे ये गुड्स रिटर्न होंगे। सर ये लॉ नहीं है, हरासमेंट है, ये एक हरासमेंट है। आप एक बात बताइए, उसमें लिख रहे हैं एज मे बी नेसेसरी, सर कोई टाइम लिमिट तो डिफाइन करिए, ऑफिसर तो मेरे कितने टाइम के लिए भी गुड सीज कर लेगा। गौरव गुप्ता जी का सवाल है, सर अगर मक्खन सीज कर लिया मेरा, मेरी दही सीज कर ली, मेरा दूध सीज कर लिया, खराब हो जाएंगे गुड्स, तो क्या करेंगे? गौरव जी आपके जो भी सवाल होंगे ना वो मेरा अगला सवाल होगा, आपका सवाल अभी स्क्रीन पर आने वाला है, देखते जाइएगा। आ गया सर?
ये अभी कोई सवाल पूछ रहा था, क्या वो मेरी तिजोरी तोड़ सकते हैं, क्या वो मेरा कैश ले जा सकते हैं? बहुत सारे सवाल आ रहे थे। आ गया सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कैन द ऑफिसर ब्रेक, तोड़ सकता है या सील तोड़ सकता है मेरा दरवाजा? क्या वो सीआईडी का दया बन सकता है या अलमारी तोड़ सकता है? रिसेप्टिकल क्या होता है समझा दीजिए सर। संदूक ज्वेलर्स रखते हैं सर, संदूक रखते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे। कहता है शैल हैव द पावर टू सील और ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी प्रेमाइसिस और टू ब्रेक ओपन एनी अलमीरा सर तिजोरी, अगर उस पे सीज में वो ताला लगा हुआ अपने गोदरेज की इलेक्ट्रॉनिक वाली है। पराग जी कह रहे हैं बिजनेसमैन एक पर्सन है, क्रिमिनल नहीं है। सर मैं आज आपको लॉ बता रहा हूं, अब आपको सबको समझ आ रहा होगा कि ये कैसा लॉ है। क्योंकि क्या होता है जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से हमें समझ आता है। अभी भी हमारे साथ 337 मेंबर जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्च एंड सीजर जैसा बोरिंग टॉपिक भी आज इतना इंटरेस्टिंग बन गया। ठीक है सर, सब कुछ तोड़ सकता है सर, वो संदूक बंदूक सब तोड़ सकता है, जिसमें आपके गुड्स पड़े हो या अकाउंट्स पड़े हो या रजिस्टर्स पड़े हो या डॉक्यूमेंट पड़े हो, कागजात पड़े हो, वो गोदरेज का डिजिटल लॉकर भी तोड़ सकता है, जिसमें उसे लगता है कि भैया कुछ कागजात छुपाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप उसे डिनाई करेंगे तो वो तोड़ सकता है। रामेश्वर जी का एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, क्योंकि सर सब कुछ चलना चाहिए, एंगेजमेंट रहनी चाहिए। तो रामेश्वर जी कह रहे हैं सर मेरी वाइफ जो ज्वेलरी पहनती है तो ज्वेलरी तो शायद सीज हो जाए, तो मेरी वाइफ को भी सीज कर सकते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इसी बहाने सर अच्छा लगता है, एंगेजमेंट बनी रहती है, हंसी मजाक भी चलता रहना चाहिए, सब कुछ पूरी जिंदगी सर सब कुछ करना चाहिए। चलिए अगला सवाल। सवाल ये है, अब हुआ क्या सर, मेरे उन्होंने कागजात जो हैं जब्त कर लिए, लेकिन वो मेरे कागजात बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब क्या हुआ, मैंने उनसे बोला भैया मुझे कागजात की फोटोकॉपी करने दो, मुझे अपने रजिस्ट्री की फोटोकॉपी करने दो, क्या अलाउड है? जी हाँ अलाउड है। कहते हैं कि भैया फोटोकॉपी कर सकते हो, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑफिसर के सामने आप फोटोकॉपी कर सकते हो, लेकिन ऑफिसर आपको मना भी कर सकता है। अगर ऑफिसर ये कह दे कि भैया ये फोटोकॉपी करने की वजह से मेरी प्रोसीडिंग्स में दिक्कत आएगी, तो फिर आप फोटोकॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आ गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसे गुड्स थे कि जो मुझे प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज करवाने। सर बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, मेरा ऑर्डर आया हुआ है, मान लीजिए किसी ने मेरे को ऑर्डर भेजा हुआ है, अब मेरा माल तो सीज हो गया, मैं उसे ऑर्डर कैसे फुलफिल करूंगा? क्या प्रोविजनल बेसिस पे वो कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं? ठीक है, अजय महेश्वरी जी मोदी नगर से कह रहे हैं प्रेजेंटेशन इज वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर थैंक यू। चलिए समझते हैं। तो कहते हैं कि भैया प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज करवा सकते हो, लेकिन कब? अब जरा ध्यान से समझिए, फिर से हरासमेंट आ गई। कहते हैं भैया बॉन्ड दे दो, अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, जितने वैल्यू ऑफ द गुड्स हैं उसका एक बॉन्ड दे दो, किसमें दे दो? INS 04 फॉर्म में दे दो, एंड और नहीं है, एंड और क्या दे दो? सिक्योरिटी दे दो बैंक गारंटी के फॉर्म में। सर गुड्स रिलीज करा रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप? कहता है सबसे पहले तो बॉन्ड चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए? वैल्यू ऑफ द गुड्स का होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? बैंक गारंटी भी चाहिए, कितने अमाउंट की होनी चाहिए? जो भी आपका टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पेबल आती है। तो ये दोनों चीजें जब आप दे देंगे तो वो प्रोविजनल बेसिस पे आपके गुड्स रिलीज कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकल टैक्सेबल में सब कुछ आ जाता है, CGST भी, SGST भी, IGST भी, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल है, के पांडे जी बॉन्ड टैक्स का होना चाहिए। बिल्कुल पांडे जी आपकी बात सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ में लिखा है बॉन्ड फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स, बहुत दिक्कत है। ठीक है, दीपक शर्मा जी सर ऐसे मत बोलिए। आरिफ बेग जी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। अगला सवाल, अब मान लीजिए हुआ क्या, मैंने गुड्स रिलीज करवा लिए, मैंने गलती से उसको ऑर्डर पे भेज भी दिया, मेरा कस्टमर ले भी गया। सर दिक्कत क्या हो गई, अब ऑफिसर ने बोल दिया भैया जो तुम गुड्स ले गए थे ना उसमें मेरे को फिर से जांच पड़ताल करनी है, वो गुड्स फिर से ले आओ। अब कैसे लाऊं सर, मैं तो बेच चुका हूं, मैं फंस गया। कहते हैं कि भाई इन केस द पर्सन टू हुम द गुड्स वर रिलीज प्रोविजनली फेल्स टू प्रोड्यूस, अगर वो दोबारा से नहीं दिखा पाया तो फिर क्या करेंगे? द सिक्योरिटी शैल बी एनकैश्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड फाइंड इफ एनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। ठीक है, तो ये भी सवाल मैंने आपका आंसर कर दिया। आ गया सर, किसका सवाल था? आई थिंक दूध दही मक्खन पे कुछ सवाल आ रहा था, ब्रेड पे। सर मेरा मेरा कन्फेक्शनरी का है, वो सीज कर गए तो क्या होगा? सर मान लीजिए मेरा गुड्स है पेरिशेबल और हजार्डस नेचर का,
पेरिशेबल का मतलब समझा देता हूं। आप ब्रेड लेते हैं सर, उस पर 4 दिन 5 दिन की एक्सपायरी होती है। ब्रेड एक पेरिशेबल आइटम है, दूध एक पेरिशेबल आइटम है, ठीक है। तो मान लीजिए उसका सीजर हो जाता है तो क्या करें, अब वो रिलीज कैसे होंगे? तो कहते हैं कि अगर एक टैक्सेबल पर्सन फिर से अमाउंट दे देता है, सर हर चीज में तो हम मुझसे अमाउंट लिए जा रहे हैं, कहते हैं अगर वो अमाउंट दे देता है किसके इक्विवेलेंट, मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स और थिंग्स, उस गुड्स की वैल्यू का जो मार्केट प्राइस है उसके इक्विवेलेंट वो मुझे अमाउंट दे देता है, और द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इन दोनों में जो भी कम है, पांडे जी आपका जवाब आ गया है, इन दोनों केस में जो भी कम है उसका अमाउंट अगर वो मुझे दे देता है तो फिर मैं वो गुड्स को रिलीज कर दूंगा अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या अमाउंट देना पड़ेगा, इन दोनों का जो भी लोअर होगा, या तो वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इन दोनों का जो भी लोअर होगा वो अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, और ऑर्डर हो जाएगा जीएसटी INS 05 में, वो ऑर्डर ये पास कर देगा। ऑन प्रूफ ऑफ पेमेंट, पेमेंट का प्रूफ तो जरूर लेंगे ना सर, उसके बिना तो कुछ भी रिलीज नहीं होता है। चलिए बस 3 सवाल और बचे हैं सर्च एंड सीजर में, और पूरा 67 आपका खत्म हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने पूरा सर्च एंड सीजर सेक्शन 67 खत्म कर दिया। अगला सवाल, क्या प्रॉपर ऑफिसर मेरे गुड्स को डिस्पोज कर सकता है? क्या प्रॉपर ऑफिसर मेरे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है? डिस्पोज ऑफ समझ रहे हो सर? डिस्पोज ऑफ मतलब कि वो क्या बिल्कुल फेंक सकता है? चलिए समझते हैं। 67 सबसेक्शन 8 है, रूल 141 है, कहता है अगर वो पेरिशेबल हजार्डस नेचर के हैं और उस बंदे ने अमाउंट नहीं दिया, मतलब दूध था, हमने तो बोला भैया दूध के जो भी पैसे बनते हैं, जो भी लोअर अमाउंट होता है उसके पैसे दे दो, रिलीज करा लो, उस टैक्सेबल पर्सन ने वो अमाउंट नहीं दिया, इस केस में मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, प्रॉपर ऑफिसर उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सेकंड केस, वो डेप्रिसिएशन लग रही है उस पर, डेप्रिसिएशन हो रहे हैं वो गुड्स, उस केस में डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। या फिर मेरे पास रखने की जगह ही नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर क्या कहता है कि भैया मेरे पास तो इतने बड़े गुड्स हैं मैं रख ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं डिस्पोज कर सकता हूं, ठीक है। इन 3 केसेस में, या फिर जो भी रेलेवेंट कंसिडरेशन होगी उन केसेस में मैं नोटिफिकेशन के तहत इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता हूं, ठीक है सर। प्रॉपर ऑफिसर इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और जो भी अमाउंट होगा उन गुड्स का वो एडजस्ट कर दिया जाएगा किसके साथ, टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी आपकी सर्च एंड सीजर में बनेगी, ठीक है, उस आपको अमाउंट में आपको वो कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगला सवाल, ये मुझसे अभी कोई पूछ रहा था, सर वो क्या मुझे बताएंगे कि क्या क्या सीज किया है? क्या वो मुझे बताएंगे क्या क्या सीज किया है? जी हाँ, वो आपको एक लिस्ट देंगे पूरी, तो रूल में भी लिखा है और सेक्शन में भी लिखा है, कहता है जो भी गुड्स आपने सीज किए प्रॉपर ऑफिसर ने, उन्हें एक इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। अब वो भी इन्वेंट्री बनाएंगे सर, वो भी कहीं सॉफ्टवेयर ना खरीद ले, इन्वेंट्री बनाएंगे, वो भी किसकी, गुड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, किताबों की या वस्तुओं की, इन चारों की इन्वेंट्री बनाएंगे, जिसमें वो सब कुछ लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी का माल सीज हुआ, कौन सी मार्का का है, कौन सी ब्रांड का है, सब कुछ वो लिस्ट बनाएंगे, और फिर उसको साइन कराएंगे जिसका सीज हुआ है माल, और वो उसको ये लिस्ट दे देंगे, ठीक है। पूरी इन्वेंट्री बना के सब कुछ लिख के वो ये लिस्ट आपको दे देंगे। आ गया सवाल, कोड क्रिमिनल प्रोसीजर समझते हैं सर, 1973 का एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर पे मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सेक्शन 67 पे ही आज हमारा टॉपिक है। तो क्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी लग जाएगा? जी हाँ लग जाएंगे, ठीक है। क्या कहता है, पूरा जो सर्च एंड सीजर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है क्रिमिनल प्रोसीजर में वो सारे लग जाएंगे, लेकिन जो वहां पे मजिस्ट्रेट वर्ड है, मजिस्ट्रेट जो वहां पे वर्ड है वो यहाँ पे कमिश्नर मान लिया जाएगा बस, बाकी सारे प्रोविजन एज इट इज उसके लग जाएंगे। सेक्शन 165 सबसेक्शन 5 में जो मजिस्ट्रेट वहां पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपका कमिश्नर मान लिया जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे अधिवक्तागण अभी चैट में मुझसे पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसा टूल बता दीजिए जिससे हम घर पे ही बैठ के अपना जीएसटी का कार्य कर सके, बहुत आसानी से कर सके। तो उनके लिए मैंने एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ऑप्टोटैक्स एक निशुल्क जीएसटी सॉफ्टवेयर है जो कि आप सभी अधिवक्तागण, सभी टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल निशुल्क है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा सा टैक्स प्रोफेशनल इसे इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए पूरे भारत देश भर में, और बहुत ही सरल है, बिल्कुल घर बैठ के जैसे आप जीमेल याहू आईडी चलाते हैं वैसे ही चला सकते हैं, कोई भी आपको कितने भी सिस्टम में चला सकते हैं, कहीं से भी चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 1 जुलाई 2017 से आपको इसमें डेटा दिखता है, चाहे आप आज से भी चलाना शुरू करते हैं आपको 1 जुलाई से डेटा दिखेगा।
आपने अगर कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल करी, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 मिनट में ऑप्टोटेक्स में सब सारा डेटा आ जाता है। तो बहुत फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है, आप सबके लिए बनाया, छोटा सा टूल है जिसमें आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मदद कैसे करता है वो थोड़ा सा 5 मिनट समझ लेते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सर, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ऑप्टोटेक्स घर से ही आप अपने सारे क्लाइंट्स का कार्य कर सकते हैं। तो इसमें 8 रिपोर्ट हमने बनाई है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स हैं जो आप सभी के फीडबैक से बनाई गई। और सबसे पहली रिपोर्ट है 2A। मेरे को फीडबैक आया था सर, पोर्टल में मैं जीएसटीआर 2A डाउनलोड करता हूँ, मेरे को 1 महीने की 2A डाउनलोड करने में 20 मिनट लगते हैं, सर इसका कुछ हल निकालिए। हमने पूरे साल की 2A एक ही एक्सेल में दे दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे साल की। तो सबसे पहला तो आपका ये हमने जो दर्द था वो रिजॉल्व कर दिया। दूसरा था सर पार्टी वाइज मुझे 2A दे दीजिए। होता क्या है, मेरा क्लाइंट कहता है सर मुझे तो पार्टी वाइज समरी दे दीजिए। अब मैं अपने स्टाफ को बिठाता था, वहां उसका टाइम वेस्ट होता था, तो इस चीज को भी हमने पार्टी वाइज रिपोर्ट दे दी, पार्टी वाइज समरी दे दी। रेट वाइज, सर मुझे अपनी परचेजेस बुक से मिलान करनी है, रेट वाइज वो दे दीजिए, वो भी दे दिया सर। तो जितने भी चीजें चाहिए थी हमने सिर्फ वो दी है। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर आपका सॉफ्टवेयर बाकी से अलग कैसा है। मैं वही चीज बोलता हूँ सर, जब तक आपने कोई चीज देखी नहीं आप कैसे मुझसे पूछ सकते, एक बार देखिए तो सही। हाँ, देखने के बाद अगर आपको मजा ना आए तो जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि हमने वही चीज बनाई है जो आपको चाहिए। अब ऑटोमेटिक परचेज रिकंसिलिएशन बना दिया, जैसे आपका सारा जो परचेजेस का मिलान है वो ऑटोमेटिक हो जाए। जीएसटीआर 3B, अब होता क्या है, कई बार हमें देखना होता है हमने क्या डेटा फाइल कर दिया। जितना भी डेटा आपने कहीं से भी फाइल किया, चाहे पोर्टल से फाइल किया, चाहे आपने किसी और सॉफ्टवेयर से फाइल किया, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाता है। तो इस प्रकार आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 3B पूरे साल का। अब आता है जीएसटीआर 1। सर आपके 10,000 इनवॉइस हैं, आपके 50,000 इनवॉइस हैं, कितने भी इनवॉइसेस हैं, एक ही एक्सेल शीट में पूरे साल का डेटा जो भी आपने जीएसटीआर 1 में आज तक फाइल किया वो आपको पूरा दिखाई दे जाता है। जीएसटीआर 3B और 2A का मिलान पूरे साल का, पूरे क्वार्टर का और हर महीने का मिलान एक ही रिपोर्ट में हो गया। देखिए सिर्फ 8 रिपोर्ट है, मेरे पास 100 नहीं है सर, जो चाहिए वो है। तो सारा मिलान आपका यही हो जाता है, चाहे 3B R1 हो। और आईटीसी लेजर भी दे दिया, क्रेडिट कैश लेजर, पोर्टल से सिर्फ आप 3 महीने का डाउनलोड कर सकते हैं, हमने पूरे साल का दे दिया, चाहे कैश लेजर हो चाहे क्रेडिट लेजर हो। तो बहुत सारे अधिवक्ता मुझे लिख रहे हैं कि हम पहले से ही ऑप्टोटेक्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, इस्तेमाल करते रहिए, आप ही का है ये। जो लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा जो आप इंस्टॉल करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा निःशुल्क जीएसटी सॉफ्टवेयर है। इसमें आप 500 क्लाइंट हो, 1000 क्लाइंट हो, कितने भी क्लाइंट हो सर, अनलिमिटेड क्लाइंट्स आप इसमें चढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपने स्टाफ मेंबर भी बना सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आपके स्क्रीन पे है इस टाइम, ध्यान से देखिएगा, सारे क्लाइंट्स का पूरे साल का जीएसटी रिटर्न का स्टेटस एक ही स्क्रीन पे दे देते हैं। जीएसटीआर 3B फाइल हुई या नहीं हुई, जीएसटीआर 1 फाइल हुई या नहीं हुई, उसका एआरएन नंबर क्या है, उसकी एक्नॉलेजमेंट समरी क्या है, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। एक्नॉलेजमेंट समरी भी उसी फॉर्मेट में देते हैं जो गवर्नमेंट पोर्टल पे फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं, सेम फॉर्मेट सर ऑप्टोटेक्स से आपको मिल जाता है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आप वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो सब कुछ आपका ऑप्टोटेक्स ही करके आपको दे देता है। अब जेएसएन फाइल की डिमांड आई, कहते हैं सर टैली से हमें ऑटोमेटिक मिलान करना है परचेजेस का, वो कैसे होगा। हमने सर 2A की जेएसएन भी दे दी आपको पूरे साल की, वो यहां से निकालिए टैली में इंपोर्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक परचेज रिकंसिलिएशन हो जाता है। एक और फीडबैक आया, फीडबैक ये आया कि सर हमें क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स भेजने होते हैं। कई बार क्या होता है, भैया डेटा भेज दो, डेटा भेज दो, डेटा ही नहीं आता, रिटर्न फाइल हो गई, हमें क्लाइंट को मैनुअली कॉल करके बताना पड़ता है। वो फीडबैक आया, तो उस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज और बना दी, हमने आपके क्लाइंट के लिए एक मोबाइल ऐप बना दी जो कि बहुत जल्दी आप सबके सामने पेश भी होने वाली है, जिसका नाम रूपीमाइंडर होगा। उसमें क्या होगा, आपके क्लाइंट को ही रिमाइंडर्स भी मिलते रहेंगे जो आप ऑप्टोटेक्स से भेजेंगे, वो भी चीज हमने सॉल्व कर दी। तो जो क्लाइंट और आपका रिलेशन था वो भी बना रहा, आपका काम आप करते रहे, उसका काम उसको पता लगता रहता गया कि भैया रिटर्न फाइल हो गई या फिर आपने जो भी डेटा मंगाया वो आ गया। अगला है डेटा इंपोर्ट, कि कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं सर, जीएसएन फाइल से कर सकते हैं, टैली बिजी मार्ग है उससे आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। सेटअप कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक साइन अप करना है, जैसे आप जीमेल चलाते हैं साइन अप करते हैं, नई आईडी बनाते हैं, वैसे ऑप्टोटेक्स में बनानी है। सारे अपने क्लाइंट्स ऐड कर दीजिएगा। आजकल हमारी एक मुहिम भी चल रही है लॉकडाउन हीरो करके, आप सब जानते होंगे, लॉकडाउन हीरो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। तो अगर आप अपने सारे क्लाइंट्स ऐड कर लेते हैं हमें बता दीजिएगा, हम आपको लॉकडाउन हीरो से भी वो करेंगे, सम्मानित करेंगे। यूट्यूब पे सर चैनल है ऑप्टोटेक्स करके, आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। और फिर भी अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट टीम हमेशा हमारी कारगर है इस चीज में।
और बिल्कुल सरल हिंदी में हमें सब सपोर्ट हमारा अवेलेबल है, क्योंकि मैं खुद सर मेरठ से हूँ, खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल हिंदी में ही हम सब कुछ करें, और जितना भी सपोर्ट है हमारा सब हिंदी में ही रहेगा। ये सर फोन नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिसे भी इंस्टॉल कराना है वो करा सकते हैं, क्योंकि अब हम सर्च एंड सीजर की शुरुआत करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन भी अधिवक्तागण को ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल कराना है, बिल्कुल निःशुल्क है आप सभी के लिए, और ये नंबर्स हैं, बिल्कुल सरल हिंदी में आपके 5 से 10 मिनट में ये आपका ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल करा देंगे। प्लीज, आपके स्क्रीन पे मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर गुलिस्ता जी मैंने आपको दे दिया है। और बहुत बढ़िया मेरे को रिव्यूज आ रहे हैं। अशोक जी बिल्कुल निःशुल्क है सर, कोई चार्जेस नहीं है इसके। सुभाष जी, आई वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। सर नंबर ले लीजिए, आप कॉल कर लीजिएगा। मैं अब बिल्कुल क्या कहते हैं, सर्च एंड सीजर शुरू करने जा रहा हूँ। रामकरण सिंह यादव जी नमस्कार सर, कानपुर से हैं सर, मुझे बहुत अच्छे से मेरे प्रिय हैं। पराग जी कह रहे हैं रेफर टू मेनी फ्रेंड्स, थैंक यू। आविष्कार जी बिल्कुल सिक्योर्ड है सर, 100% एनक्रिप्टेड डेटा है, और आप सभी की सुविधा के लिए हमने पूरा डेटा क्लाउड पे रखा है, पूरा सिक्योर्ड रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में डेटा होता है, कल को भगवान ना करे सिस्टम खराब हो जाता है, आप तो सर हमसे डेटा मांगेंगे, तो इसलिए हमने पूरा क्लाउड पे सिक्योर्ड रखा है, हमें उसका एक्सेस नहीं होता है, और आपका पूरा डेटा बैकअप रहता है। किसी भी सिस्टम से आप ऑप्टोटेक्स कहीं भी कभी भी चला सकते हैं। आशुतोष सिंगल जी मैंने डाउनलोड कर लिया, धन्यवाद सर। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, दीपक कुमार जी आपके स्क्रीन पर नंबर है सर, वो आप कर लीजिएगा, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा। रोहिम जी कह रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम में ही आपका फैन हो गया। अरे सर फैन वैन नहीं, अभी सर्च एंड सीजर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे अधिवक्तागण हमारे साथ जुड़ते हैं तो। धन्यवाद रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सेक्शन 17(5) अनब्लॉक क्रेडिट पे और सर्च एंड सीजर सेक्शन 67 पे हम सभी लोगों का बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया। आपने हमारे आग्रह पर सभी लोगों को अपना समय दिया, और हमने पूरे भारतवर्ष से कम 1000 लोगों ने से ज़्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, और कम से कम 400 450 लोगों ने बिल्कुल आज वेबिनार को ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि आपके ऑप्टोटेक्स सॉफ्टवेयर के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सॉफ्टवेयर इज ए वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा है, जो सभी टैक्स प्रोफेशनल को बहुत अच्छी सहायता करता है। चाहे वो GSTR 9 का डाटा बनाने हो, GSTR 1 की रिटर्न बनानी हो, GSTR 3B एंड 2A को 1 को कंपाइल करना हो, यह सॉफ्टवेयर वास्तव में सभी के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और मैं अपने सभी साथियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि यह ऑप्टोटेक्स सॉफ्टवेयर अपने यहाँ यूज़ करें और इसका लाभ उठाएं। और पराग सिंघल जी ने आगरा से जो हैं, उन्होंने भी आज की वेबिनार को कंडक्ट कराने में पूर्ण सहयोग दिया। विकल गुप्ता जी नोएडा से, शीतल त्यागी जी और अमित शर्मा जी गाजियाबाद से, और हमारे बड़े भैया जो हैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी लखनऊ से, और प्रमोद राजे जी सुल्तानपुर से, और विनोद पाटनी जी जयपुर से ने हमारा बहुत सहयोग किया। मुजफ्फरनगर से अमित गर्ग जी और शशांक त्यागी जी ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया हमें, जिससे कि हमें पूर्ण भारत में अपना कंडक्ट करने में बहुत आसानी हुई। और आगे भी हम आपसे ये महत्वाकांक्षा रख रहे हैं कि बहुत आकांक्षा रख रहे हैं कि आप आगे भी हमें अपना समय दें रजत जी, और अगली वेबिनार जल्दी ही निश्चित करें अच्छे टॉपिक पर, जिससे कि हम सभी लोगों का और ज्ञानवर्धन हो सके। यही मेरी आप सभी को शुभकामना है, और यही मैं आपका अंत में धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी, आपने अच्छे से वोट ऑफ थैंक्स दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी साथियों ने इतना सहयोग किया जिन जिन का अनिमेश जी ने भी नाम लिया, तो मैं शुरू में भी उनका धन्यवाद दे चुका हूँ, और फिर भी एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप सबने सहयोग दिया। और अब मैं थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर ले लेता हूँ जो भी चैट में चल रहे हैं। तो सज्जन जी कह रहे हैं वी आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर राइट नाउ, हाउ डिफरेंट योर सॉफ्टवेयर इज। सर एक बार चला के देखिए, आप 5 मिनट चला के देखिए, आपको पता लग जाएगा। GSTR 2A पूरे साल का सर एक ही एक्सेल में देते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही स्क्रीन पर आपको सारे क्लाइंट दिखाई दे जाते हैं, उनका रिटर्न स्टेटस दिखाई दे जाता है, और उनका जितना भी आपने ARN नंबर है वो दिखाई दे जाता है। जो भी आपको एक्नॉलेजमेंट समरी है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी चला सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। आप इसमें यूजर्स बना सकते हैं। सबसे फायदेमंद जो है, जो बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं होता,
मान लीजिए आज मेरी फर्म में 5 मेंबर हैं, ठीक है, मेरी फर्म में मान लीजिए 100 क्लाइंट है, मैं 25-25 क्लाइंट उन चारों बंदों को बांट देता हूं और इसी बहाने मैं उनसे पूछ लेता हूं कि भैया अब तू बाकी 100 का तो छोड़, बाकी 75 का छोड़, मुझे तो ये बता दे उन 25 क्लाइंट का क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे सर ये अलग हो जाता है। दीपक शर्मा जी बिल्कुल सर, आपकी रिक्वेस्ट मैंने ले ली है और बिल्कुल बहुत जल्दी लाएंगे। विकास गुप्ता जी आपका इंतजार रहेगा। अरे सर थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चंस जो भी हैं आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। विपिन राजपूत जी कानपुर से हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। रीमा गुप्ता जी, प्रकाश जी बिल्कुल निशुल्क है सर, ऑप्टोटेक्स बिल्कुल निशुल्क है, आप चला सकते हैं। ईश्वर चंद्र जी व्हाट्सएप का लिंक एक बार और भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ सर, एक सेकंड रुकिए बस, मैं भी आपके सामने भेज देता हूँ। आपको चैट में मैंने भेज दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे जीएसटी अपडेट्स आते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद रियली नाइस सॉफ्टवेयर आशुतोष जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए निमेश जी, बताइए। हेलो। हाँ, अंत में मैं सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी श्रोतागणों का, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग करते हुए आपको से जानकारी हासिल करी। और मैं सबसे ये इस विषम स्थिति में सबसे ये कहना चाहूंगा, सभी लोग अपनी आपस में एक दूसरे साथी की सहायता करें और घर में रहें और सुरक्षित रहें और आसपास में अपने जो भी किसी को परेशानी हो उसकी पूर्ण तरह से सहायता करें। यह समय ऐसा चल रहा है कि इसमें हम सभी को एकजुट होकर साथ निभाना होगा। अपने पड़ोस में, अपने विभाग में, अपने अधिवक्ता बंधुओं में, हम अगर कोई भी किसी तरह से सहायता कर सकता है तो हमें उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। यह हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति ऐसी है, इसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। इस स्थिति में हम जो कोरोना का संकट अभी तक हमारे पास आया है, मैं भगवान बजरंगबली से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संकट को बहुत जल्दी दूर करे, जिससे हम सभी सब साथी एक दूसरे से फिर मिल सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी, बहुत अच्छी बात बोली कि सर इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त यही रहेगी कि घर में आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका ख्याल रखिए, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि देखिए अब ये समय है कि अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने घर वालों की, क्योंकि वो उनको हमारी सख्त जरूरत है, तो हमें भी घर में रहना है और उनको भी घर में रहना रखना है। और आखिरी बार मैं फिर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, बस यही प्यार बनाए रखिएगा। और अंत में जाने से पहले बहुत लोग नंबर मांग रहे हैं, ईमेल आईडी मांग रहे हैं, मैं एक बार स्क्रीन पर फिर से दिखा देता हूं। तो आपके जो भी सवाल है वो नीचे ईमेल आईडी है info@optotex.com, इस ईमेल आईडी पे आपके जितने भी सवाल हैं वो प्लीज सवाल भेज दीजिएगा, मैं सबके जवाब जरूर दूंगा। और कुछ भी क्वेरीज हो आप ईमेल मुझे कर दीजिएगा। पीपीटी किसी को नहीं मिली है मैं अभी सबको शेयर भी कर दूंगा, और कोशिश करेंगे सर इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर भी डालें, और किसी को भी अगर ऑप्टोटेक्स इंस्टॉल करना होगा तो वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसी के साथ साथ मैं आप सभी से अलविदा तो नहीं लूंगा सर, अभी तो मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। अभी इजाजत लूंगा कि बस अभी के लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा, और सभी के लिए सभी का तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया अनिमेश जी, पराग जी का खासकर। चलिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका, अपना रजत गुना। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।